हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे रोल्स लॉ कंप्लीट। इसकी एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करेंगे। रोल्स लॉ, जैसा कि आपको पता है कि रोल्स लॉ जो है हमें वेपर प्रेशर सॉल्यूशन और कंसंट्रेशन के बीच में एक रिलेशनशिप प्रोवाइड करता है। किस किस के बीच में? वेपर प्रेशर कंसंट्रेशन और सॉल्यूशन की क्या कंसंट्रेशन है वो। अब जो यहाँ पे जो सॉल्यूशन है वो किस प्रकार का होगा? वो होगा कि जिसमें सोलवेंट तो हो वोलेटाइल और जिसमें सोल्यूट हो नॉन वोलेटाइल। ऐसे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किस प्रकार से वेरी करेगा कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट के साथ, या सिंपली कहो कि कंसंट्रेशन ऑफ सोलवेंट के साथ किस प्रकार से वेरी करेगा। तो हम मानते हैं हम लेते हैं क्या, एक प्योर सोलवेंट ले लिया जो कि क्या है, वोलेटाइल के रूप में काम कर रहे हैं। ये जो सोलवेंट है ये कैसा है, दैट इज द वोलेटाइल। वोलेटाइल बोले तो इस सोलवेंट का जो वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोलवेंट इज लार्ज रहेगा, क्योंकि जो चीज वोलेटाइल रहेगी उसको इजिली वेपोरेट कर सकता हूँ, इजिली उसको इवेपोरेट कर सकता हूँ। और जिसको आसानी से इवेपोरेट हो जाए उसका बॉइलिंग पॉइंट कम रहता है और उसका वेपर प्रेशर क्या होता है, ज्यादा, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा कहाँ प्रेजेंट रहता है, वेपर्स में। दूसरा अपने पास है सोल्यूट। सोल्यूट कैसे है, नॉन वोलेटाइल। इट मींस इसका जो वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोल्यूट, वो क्या है, इज वेरी वीक या वेरी लेस, आप ये कहो। क्योंकि नॉन वोलेटाइल जो होगा उसको इवेपोरेट करना वेरी टफ है, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा। तो जब भी हम किसी भी वोलेटाइल सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करेंगे तो जो सॉल्यूशन बनेगा, इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर रहेगा वो ऑलवेज सॉल्वेंट से क्या रहेगा, कम रहेगा। क्या बोल रहा हूं, ये अपने पास एक सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट है जो कि वोलेटाइल है, और इसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को हमने ऐड कर दिया, तो जो अपने पास सॉल्यूशन बना, ठीक है, इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो सॉल्वेंट से ऑलवेज क्या होगा, लेस। ऐसा क्यों? देखो, हम क्योंकि हम क्या पढ़ते हैं कि वेपर प्रेशर एक प्रकार से है क्या, वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड है क्या, एक प्रकार से ये बोलूं कि टेंडेंसी ऑफ molecules of liquid that escaping tendency बोलो यहाँ पे, ये जो है ये है क्या, दैट इज द escaping tendency है। मैं दोबारा लिखता हूं, दैट इज द क्या है, escaping tendency ऑफ लिक्विड मोलिक्यूल। ठीक है, एस्केपिंग टेंडेंसी यानी कि मोलिक्यूल को छोड़कर जाने की कितनी एबिलिटी है। तो इन दिस केस क्या था, स्टार्टिंग में सोलवेंट जब था तो यहाँ पे जितने भी मोलिक्यूल थे, यहाँ जितने भी ये मोलिक्यूल थे सारे क्या है, रेड वाले हैं। तो सारे के सारे जो अपर सरफेस थे सारे के सारे क्या हैं, सोलवेंट वाले मोलिक्यूल हैं। तो ये ज्यादा से ज्यादा क्या होंगे, इवेपोरेट हो जाएंगे। इस वजह से इसका वेपर प्रेशर क्या मिलेगा, वेपर प्रेशर लार्ज मिलेगा। बट जब भी हम इसमें कोई भी वोलेटाइल सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को हम ऐड करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो रेड वाला पोर्शन है वो कम हो जाता है और उसके साथ साथ ब्लू वाला पोर्शन कुछ इसमें ऐड हो जाता है। यानी कि अब सरफेस के ऊपर मेरे पास सोलवेंट के मॉलिक्यूल भी हैं और सोल्यूट के पे हैं। तो सोल्यूट वाले मॉलिक्यूल ने क्या किया, सोलवेंट मॉलिक्यूल को ब्लॉक कर दिया। इन दिस केस जो भी मॉलिक्यूल हैं सोलवेंट के, वो ब्लॉक हो चुके हैं किसके द्वारा, सोल्यूट के द्वारा। तो जो एस्केपिंग टेंडेंसी रहेगी इन दिस केस
वो क्या रहेगी, कम रहेगी। इसलिए जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का वो यहाँ पे क्या रहेगा, वेपर प्रेशर कम रहेगा, लेस रहेगा, लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ सोलवेंट। ओके, आई होप कि समझ में आया है। तो जो रोल्स लॉ है वो ये कहता है भाई, मैं लिख देता हूं, अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ, according to Rolle's law, vapor pressure of solvent in the solution is equal to या ये कहो is always less than vapor pressure of solvent in the pure state. It means जो वेपर प्रेशर रहेगा सोलवेंट का सॉल्यूशन में वो बराबर रहेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट इन सॉल्यूशन मल्टीप्लाई वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोलवेंट। क्योंकि प्योर सोलवेंट वाला लार्ज क्वांटिटी है तो कितना कम होगा वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हमें ये पता है कि जो सोल्यूट हम ले रहे हैं, यहाँ पे कंडीशन क्या है, इफ सोल्यूट इज नॉन वोलेटाइल, यदि अपना जो सोल्यूट होगा वो नॉन वोलेटाइल है, इफ द solvent is non volatile, then जो कंट्रीब्यूशन रहेगा, इट्स कंट्रीब्यूशन किसमें, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन में, वो क्या रहेगा, इज नेग्लिजिबल, क्योंकि इसका खुद का कोई वेपर प्रेशर नहीं है, अगर है भी तो क्या है, बहुत ही कम है, इसलिए इसका कंट्रीब्यूशन जो है वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में नेग्लिजिबल रहेगा, ना के बराबर रहेगा। सिंपल लैंग्वेज में यदि मैं ये कहूं कि जो वेपर प्रेशर होता है सॉल्यूशन का वो किसके बराबर रहेगा, वेपर प्रेशर ऑफ सोलवेंट इन सॉल्यूशन प्लस वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन, दोनों का सम होता है। जो सोल्यूट का जो वेपर प्रेशर होता है, ये वेपर प्रेशर कितना होता है जी, नेग्लिजिबल, तो हम इसको क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। तो जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, दैट इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सोलवेंट इन सॉल्यूशन। ओके, आई होप कि ये आपको समझ में आया है। तो ऊपर जो गिवन थी कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, इसकी जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तो यहाँ पे क्या आएगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ solvent in solution multiply by vapor pressure of solvent in pure state। अगर मैथमेटिकली हम देखें तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का मैं रिप्रेजेंट करता हूं पी ऑफ एस से, तो पी एस ऑफ एस किसके बराबर, मोल फ्रैक्शन सोलवेंट का सॉल्यूशन में x ऑफ 1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और वेपर प्रेशर सोलवेंट का प्योर स्टेट में किससे रिप्रेजेंट करूंगा, दैट इज द p ऑफ नोट से, और ये दोनों मल्टीप्लाई में है इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई में लिखेंगे। ठीक है, ये था मोल फ्रैक्शन। ओके, आई होप आप लोगों की समझ में आए कि रोल्स लॉ क्या होता है। इट मीन्स रोल्स लॉ इज इक्वल टू P ऑफ S इज इक्वल टू x1 प्लस P ऑफ नोट। जैसा कि ऊपर था, ऊपर क्या था, दैट इज द वेपर प्रेशर ऑफ द सोलवेंट इन द सॉल्यूशन। तो सोलवेंट का जो वेपर प्रेशर होता है वो आप इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं कि P ऑफ 1
इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन x1 मल्टीप्लाई पी ऑफ नोट। अब जहां पे हमने ये प्रूव कर दिया था कि पी ऑफ वन जो है, इन दिस केस पी ऑफ वन जो है वो इज इक्वल टू किसके है, पी ऑफ वन जो है वो बराबर है पी ऑफ एस के, यानी कि वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का इज इक्वल टू वेपर प्रेशर सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। आई होप कि ये रोल्स लॉ आप लोगों को समझ में आया है। नेक्स्ट इसको थोड़ा सा और सोल्व करने की कोशिश करते हैं हम। आप इसको ऐसे लिख लो कि पी ऑफ एस बाई पी ऑफ नोट इज इक्वल टू x1। अब मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। जहां n1 क्या है, जहां पे n1 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, n2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ठीक है, यानी कि P ऑफ S अपॉन P ऑफ नोट इज इक्वल टू x1 इज इक्वल टू n1 अपॉन n1 प्लस n2। अब आप दोनों साइड एक जोड़ दो, एड 1 बोथ साइड, सॉरी ऐड नहीं करना, अब क्या करो, सब्ट्रैक्ट लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड फ्रॉम 1। एक में से दोनों साइड घटा दो, फ्रॉम 1 एक में से दोनों साइड घटा दो, तो यहाँ क्या आएगा 1 माइनस पी एस अपॉन पी नोट इज इक्वल टू 1 माइनस x1 इज इक्वल टू 1 माइनस n1 बाई n1 प्लस n2। सोल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट इज इक्वल टू 1 माइनस x1 दैट इज द x ऑफ 2 इज इक्वल टू, यहां से सोल्व करोगे तो क्या आएगा n1 प्लस n2 माइनस n1 डिवाइड बाई n1 प्लस n2। n1 से n1 खत्म हो जाएगा, वैल्यू आएगी पी नोट माइनस पी एस डिवाइड बाई पी नोट इज इक्वल टू x2, बोले तो n2 अपॉन n1 प्लस n2। दिस इज द रोल्स लॉ। ठीक है, अब ये जो टर्म है ध्यान से समझना है, इस इक्वेशन को यहां लिख रहा हूं मैं, पी नोट माइनस पी एस, ये जो वैल्यू है इन दिस इक्वेशन, ये जो वैल्यू है इसको को तो मैं नाम दे रहा हूं दैट इज द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और पी नोट बाई पी एस डिवाइड बाई पी नोट को क्या कह रहा हूं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो कि एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी है। ये जो वैल्यू है पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट, इस पूरी टर्म को हम नाम देंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x2 के। इट मींस मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट के बराबर है। ओके, तो ये था आपका रोल्स लॉ।